Okay, in previous lecture, we were discussing about language description at phonological level. लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन के टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन को हम अकॉर्डिंग टू 4 लेवल्स डिस्कस करेंगे. उसमें हमने फर्स्ट जो लेवल था उसको स्टार्ट किया था फोनोलॉजिकल लेवल. फोनोलॉजिकल लेवल क्या था, जिसमें हम सोनिक प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करते हैं. स्टाइलिस्टिक्स sonic properties are the properties that are related to sounds. साउंड से रिलेटेड लैंग्वेज की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लैंग्वेज के जो भी फीचर्स हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं और स्टडी करते हैं फोनोलॉजिकल लेवल ऑफ स्टाइलिस्टिक्स में. एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट द डिफरेंट वेज कि जो एक राइटर होता है या एक पोइट होता है वो किस तरह से डिफरेंट वेज में या डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू, डिफरेंट साउंड अरेंजमेंट्स के थ्रू सोनिक प्रॉपर्टीज़ को विद इन अ टेक्स्ट यूज़ करता है और उसको पोइटिक बनाता है, मेलोडियस बनाता है और उसमें एक रिदम क्रिएट करता है. तो इन सब चीज़ों को हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था और आज का लेक्चर भी हमारा इसी से रिलेटेड होगा. देन पैटर्न्स ऑफ साउंड अरेंजमेंट को भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. पैटर्न्स ऑफ साउंड अरेंजमेंट के किस तरह से साउंड पैटर्न्स को अरेंज किया जाता है. एंड देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ साउंड अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्सिफिकेशन. इंस्ट्रूमेंटेशन की डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने डिफरेंट डिवाइसेस को स्टडी किया था, जिसमें हमने एलिट्रेशन, एसोनेंस, नोमेटोपिया, यूफनी, कैकोफनी, इन डिवाइसेस को डिस्कस किया. एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट वर्सिफिकेशन. So first of all, we will look at the define of versification. Versification क्या है इसको पहले देखते हैं. It is the art of writing poetry in keeping with certain rules based on language regularities and poet's experience. एक ऐसा आर्ट है पोइट्री राइट करने का जिसमें पोइट जो है अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की बेस्ड पर एक राइटिंग लिखता है या फिर लैंग्वेज रेगुलरिटीज़ की बेस्ड पर. लैंग्वेज रेगुलरिटीज़ क्या हैं? दैट आर द पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज एट डिफरेंट लेवल्स. तो लैंग्वेज रेगुलरिटीज़ एंड अपने एक्सपीरियंस की बेस्ड पर वो जो पीस ऑफ पोइट्री राइट करता है और उस पीस ऑफ पोइट्री को राइट करने का जो आर्ट है वो वर्सिफिकेशन कहलाता है. वर्सिफिकेशन जो है उसको 2 मेन कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ राइम एंड सेकंड वन इज़ रिदम. एंड नेक्स्ट हम इन दोनों की जो डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. रिदम और राइम को डिफरेंट सब टाइप्स में, सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ राइम. राइम क्या है? राइम इज द कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ 2 or more words with similar sounding final syllables placed so as to echo one another. कोरिस्पॉन्डेंस मीन्स क्लोजली सिमिलर होती हैं साउंड्स और वर्ड्स जो भी यूज हो रहे होते हैं विद इन द टेक्स्ट. सो राइम क्या है? राइम मीन्स के जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड सिमिलर साउंडिंग हो, उनमें फाइनल सिलेबल्स जो हैं उनमें इको हो. इको मीन्स रिफ्लेक्शन हो रहा होता है साउंड्स का, तो वो सिमिलर होती हैं. इकोइंग एलिमेंट होता है उनमें, उस चीज़ को राइम का नाम दिया जाता है. Rhyme is a rhythmical device for intensifying the meaning as well as for binding the words together. Verses को bind करने के लिए भी rhyme को use किया जाता है. And intensifying the meaning को ज़्यादा increase करने के लिए, intensifying means increase करना या फिर sharpen करना. तो मीनिंग को इंक्रीज करने के लिए, उसको ज़्यादा बूस्ट करने के लिए इन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है जो राइम में इंक्लूड होती हैं. इट हैज़ 2 मेन फंक्शंस. राइम के 2 मेन फंक्शंस हैं. फर्स्ट वन इज इट इको साउंड एंड दस इज अ सोर्स ऑफ एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन. इको साउंड्स होती हैं. इको साउंड जैसे मैंने अभी ऊपर डिफाइन किया, इको मीन्स कि जो साउंड्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं. एक लाइन के लास्ट में अगर कुछ वर्ड है और सेकंड लाइन के लास्ट में उससे सिमिलर वर्ड है, सिमिलर साउंड यूज हो रही हैं, तो एक रिफ्लेक्शन साउंड्स का एक स्कीम होता है, उस चीज़ को राइम बोलते हैं. और ये चीज़ एक एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन को भी क्रिएट करती है. एक प्लेजर एलिमेंट क्रिएट होता है और रिदमिकल एलिमेंट भी क्रिएट होता है पोइट्री में, ये टेक्स्ट में. देन सेकंड फंक्शन इज दैट इट असिस्ट इन अ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. वर्सेस को स्ट्रक्चर करने के लिए उसमें राइम का होना ज़रूरी है.
अगर राइम नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली पोइट्री जो है वो फॉर्म नहीं होगी। पोइट्री के बेसिक ये बेसिकली ये डिवाइसेस जो हैं हम पढ़ रहे हैं, राइम एंड रिदम, और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की, दीज आर यूज्ड इन पोइट्री। जो पोइट्री को ज़्यादा क्रिएटिव बनाती हैं, उनमें एक मेलोडियस इफेक्ट लेके आती हैं, उनमें एक पोइटिक इफेक्ट लेके आती हैं। सो दीज डिवाइसेस आर यूज्ड इन पोइट्री, और उसमें वर्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में राइम हेल्प करती है। वर्स मीन्स के जो पोइट्री की एक लाइन होती है, शेर की जो एक लाइन होती है, उर्दू लैंग्वेज हम उसको शेर बोलते हैं, उसकी जो एक लाइन होती है उसको वर्स कहा जाता है। तो उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में असिस्ट करता है राइम, हेल्प करता है। Then there are different types of rhyme, like exact rhyme, end rhyme, slant rhyme, interior rhyme, eye rhyme, weekend rhyme, para rhyme, and true rhyme. These are the types of rhyme. Now we will discuss them one by one. The first one is exact rhyme. In exact rhyme, that is also known as full rhyme, in exact rhyme, sounds following the vowel sound at the same are the same. जो वॉवल साउंड है उनके बाद जो साउंड्स यूज हो रही हैं, दैट आर कॉन्सोनेंट साउंड्स, वो सेम होती हैं। सिलेबल, पहले सिलेबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सिलेबल को समझना ज़रूरी है। जो सिलेबल होता है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज CVC। तो एक जो सिलेबल होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मोनोसिलेबिक होते हैं, कुछ डाइसिलेबिक होते हैं, ट्राइसिलेबिक होते हैं। तो अभी हम सिर्फ मोनोसिलेबिक वर्ड की बात करते हैं। तो मोनोसिलेबिक वर्ड वो वर्ड जिनमें एक सिलेबल होता है। तो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल 2 सिलेबल हैं, तो उसमें भी जो एक जिस सिलेबल में राइम होगा उसी की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसा सिलेबल जिसमें राइम होता है, एक वर्ड में एक सिलेबल है तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर एक वर्ड में 2 सिलेबल हैं तो एंडिंग जो सिलेबल होगा वो राइमिंग होगा, तो हम उसको कंसीडर कर लें आप यहाँ पे। तो एक जो सिलेबल है उसका स्ट्रक्चर है CVC। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एग्जैक्ट राइम जो है उसमें वॉवल के बाद जो साउंड्स आ रही हैं वो उनमें राइम होता है, वो सेम होती है। वॉवल इज द मिडल साउंड ऑफ अ सिलेबल, उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड्स आती हैं, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द लास्ट ऑफ दैट सिलेबल आ रही हैं आफ्टर वॉवल साउंड, वो सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, there are words similar, exact rhyming words. The first one is duty and beauty. अब ड्यूटी में और ब्यूटी में जो वॉवल साउंड यूज हो रहा है वो ऊ साउंड है, और उसके बाद जो कॉन्सोनेंट्स यूज हो रहे हैं टी, वो सिमिलर है। तो यहाँ पर वॉवल साउंड के बाद जो कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो रही हैं वो सिमिलर हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट राइम। देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज रेड एंड बेड। ए साउंड के बाद ए जो है वो वॉवल है, रेड में भी और ब्रेड में भी ए साउंड वॉवल है, और उसके बाद जो डा साउंड यूज हो रहा है दैट इज सिमिलर। तो ये चीज़ एग्जैक्ट राइम कहलाएगी। इसी तरह से वॉन्डर एंड थंडर। तो ऐसा राइम जिसमें एक जो लास्ट राइमिंग सिलेबल है उसमें वॉवल साउंड के बाद जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी वो सेम होंगी, तो उस राइम को एग्जैक्ट राइम का नाम देंगे, और इसको फुल राइम भी कहा जाता है। देन हियर इज अनदर एग्जांपल फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ विचेस रिटन बाय विलियम। Written by William Shakespeare. The lines are double, double, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. In these lines, in the first 2 lines, the rhyming words are trouble and bubble, जिसमें vowel sound के बाद जो consonant sounds हैं that are similar, and in the next 2 sentences the words are snake and bake. In the next 2 lines frog and dog, and in the last 2 lines string and wing. So these are the examples of full rhyme और exact rhyme, जिसमें vowel sound के बाद जो consonant sounds आ रही हैं, जितनी भी sounds आ रही हैं after vowel sound वो similar हैं, तो उसको exact rhyme का नाम दिया जाता है। Then the next type of rhyme is end rhyme. Rhyme used at the end of a line to echo the end of another line is called the end rhyme.
एक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन यूज हो रही है उसमें इकोइंग एलिमेंट को ऐड करने के लिए जो राइम यूज हो रहा होता है, राइम पैटर्न यूज हो रहा होता है, उसको एंड राइम का नाम दिया जाता है। बेसिकली एंड राइम में क्या होता है कि इकोइंग वर्ड यूज हो रहे होते हैं। अगर 2 लाइन का की पोइट्री है, वर्सेस हैं, 3 लाइन्स का स्टैंजा है, 4 लाइन का स्टैंजा है, तो उन लाइन्स में एक इको का एलिमेंट लाने के लिए, इकोइंग साउंड्स क्रिएट करने के लिए एंड राइम को यूज किया जाता है। इकोइंग मीन्स रिफ्लेक्टिंग साउंड्स यूज हो रही होती हैं। And here is an example from The Eagle, which is written by Alfred Tennyson. And the lines are: He clasps the crag with crooked hands, close to the sun in lonely lands, ringed with the azure word he stands. This is the first stanza, 3 line stanza है, और इसके last words देखें इकोइंग है, मीन्स के रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड्स का, मैचिंग साउंड्स यूज हो रही हैं, हैंड्स, लैंड्स एंड स्टैंड्स. And in the second stanza, the wrinkled sea beneath his crawls, he watches from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls. Crawls, walls and falls are the echoing sounds, और end rhyme का नाम दिया जाता है इस तरह के rhyming को. So this is the second type. Then third type of rhyme is slant rhyme. It is also called near or imperfect rhyme and happens when final consonant sounds are the same but the vowel sound are different. Means के जो last वाले consonant sounds हैं वो same होते हैं और जो vowel sounds हैं वो different होती हैं slant rhyme में. We were talking about slant rhyme. It is also called near or imperfect rhyme and happens when the final consonant sounds are the same. Final consonant sound जो होती हैं, जैसे कि अभी मैंने syllable की बात की, CVC is the structure of a syllable. लास्ट वाला साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट होगा, उससे पहले वॉवल साउंड होगा. तो लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो सिमिलर होगा, सेम होगा इन राइमिंग वर्ड्स में, बट जो कॉन्सोनेंट से पहले वाला वॉवल साउंड है वो डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, sun rhyming with moon and gone. These are the words. अब यहाँ पर देखें, in sun, born, moon and gone. The last consonant sound is similar in all these words. ना sound use हो रहा है, sun के last में भी ना sound है, born के last में भी ना sound है, moon के last में भी ना sound है, and gone के last में भी ना sound है. But before this consonant sound, जो vowel sounds हैं वो different है. In sun, a sound is used, a vowel sound है. In born, o vowel sound है. In moon, u vowel sound है. Gone में o vowel sound है. तो इन सब में जो vowel sounds हैं, इन सब rhyming words में वो different है, जबकि जो consonant है वो similar है, that is na sound. तो इस तरह का जो rhyme होगा उसको slant rhyme का नाम दिया जाता है. Here is another example from poetry, which is written by W.B. Yeats from his work Rejection. The lines are: When have I lost looked on the round green eyes and the long wavering bodies of the dark leopards of the moon, all the white witches, those most noble ladies. So in this stanza, the first and third line have rhyming words on and moon. अब यहाँ पे जो लास्ट साउंड है दैट इज सिमिलर, जो कॉन्सोनेंट साउंड है ना साउंड वो सिमिलर है, बट बिफोर दिस कॉन्सोनेंट साउंड वॉवल साउंड इज डिफरेंट. और ऑन में ओ वॉवल साउंड यूज हो रहा है, जबकि मून में ऊ वॉवल साउंड यूज हो रहा है. सो वॉवल इज डिफरेंट एंड कॉन्सोनेंट, द लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड इज similar. So this type of rhyme is called slant rhyme. Then the next one is interior rhyme. Interior rhyme is a rhyming word that occurs within a single line of words, or the rhyming words can occur between interior phrases across multiple lines. एक लाइन में भी यूज हो सकता है इंटीरियर राइम, और ज़्यादा लाइन्स में भी यूज हो सकता है, लाइक 2 लाइन्स और 3 लाइन्स, या फिर जितने भी लाइन्स का स्टैंजा है हो सकता है उन सारी लाइन्स में 4 लाइन्स में राइमिंग वर्ड्स यूज हो रहे हों. तो ये ऐसा राइमिंग स्कीम होती है जिसमें विद इन द लाइन, इंटीरियर मतलब इनसाइड ऑफ द लाइन, इनसाइड ऑफ द वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं.
उसको इंटीरियर राइम का नाम दिया जाता है। दोनों तरह से एग्जाम्पल देखेंगे कि एक लाइन में किस तरह से राइमिंग वर्ड्स यूज हो रहे हैं और दो लाइंस की भी डबल वर्सेस की भी एग्जाम्पल देखेंगे। द फर्स्ट वन इज एज अ सिंगल लाइन and the example is I drove myself to the lake and dove into the water. अब यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड्स हैं दैट आर ड्रोव एंड डोव। डोव डाइव से रिलेटेड है, जो पानी में गोता लगाना, वो वाला जो डाइव होता है। दिस वर्ड इज नॉट डव, इट इज डोव एंड इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ डाइव, पास्ट फॉर्म है। So this is pronounced as dove. Drove and dove are similar rhyming words, and these words are used in inside of the sentence or of this verse. So this type of rhyme is called interior rhyme. And in the next example, hawk hawk the lock at heaven's gate sings. This is the line from which is written by William Shakespeare. Hawk hawk and lock, ये राइमिंग वर्ड्स हैं और विद इन द सेंटेंस और विद इन द वर्ड्स यूज हो रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ राइम इज कॉल्ड इंटीरियर राइम। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स वर्क मैकबेथ। टू लाइन स्टैंजा है जिसमें राइमिंग स्कीम इंटीरियर राइम यूज हो रहा है। एंड द एग्जाम्पल इज डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ट्रन बबल। अब इन दो लाइन्स में जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो यूज हो रहे हैं, डबल डबल, ट्रबल, बबल, these are the rhyming words. So दो सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं राइमिंग वर्ड्स और फर्स्ट लाइन के मिडल में, स्टार्ट में, लास्ट में यूज हो रहे हैं, बट इन द सेकंड लाइन सिर्फ लास्ट में यूज हो रहा है। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं इन टू लाइन्स, तो इसको भी इंटीरियर राइम का नाम देंगे। Then the next one is I rhyme. I rhyme is the rhyme in which syllables are identical in spelling but are pronounced differently. I rhyme ऐसा rhyme होता है जिसमें जो स्पेलिंग हैं वो देखने में हमें सेम लगते हैं बट उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, तो उसको आई राइम का नाम देते हैं। मीन्स के विजुअली अगर हम उनको देखें थ्रू आवर आईज तो हमें लगता है कि वो सिमिलर हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हुए हैं बट बोल्ड भी किया हुआ है मैंने, जो सिमिलर साउंड्स हैं उनको मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो देखने में उनके स्पेलिंग्स सिमिलर लगते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनमें राइम है बिकॉज वो स्पेलिंग सेम है, तो उसको आई राइम का नाम दिया जाता है, बट दे आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल कफ एंड द सेकेंड वर्ड इज, इसको जब हम एज नाउन पढ़ेंगे तो हम इसको स्लॉ पढ़ेंगे और जब हम इसको एज वर्ब पढ़ेंगे तो हम इसको स्लफ पढ़ेंगे। तो दो तरह से इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है और दोनों प्रोनाउंसिएशन कफ वर्ड से मैच नहीं होती है। तो फर्स्ट वन इज कफ एंड सेकंड वन इज स्लॉ और स्लफ। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन जो सेकंड वर्ड की हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम कफ, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है। ऐसे वर्ड जिनकी प्रोनाउंसिएशन ना हो एक जैसी, मीन्स के वॉवल और उसके बाद जो कॉन्सोनेंट्स यूज हो रहे हैं उनकी स्पेलिंग्स सेम हो लेकिन उनकी साउंड्स सेम नहीं होती हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होती है। दोज टाइप ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड आई राइम, इंक्लूडेड इन आई राइम। Then the next one is weakened or unaccented rhyme that occurs when the relevant syllable of the rhyme word is unstressed. वीक राइम या फिर अनएक्सेंटेड राइम में क्या होता है कि जो सिलेबल है, राइमिंग सिलेबल है, वो अनस्ट्रेस्ड होता है। अब यहाँ पे मैंने बोल्ड जो किए हुए हैं वो राइमिंग सिलेबल्स हैं, एंड और एंड। अब ये राइमिंग सिलेबल्स हैं बट दीज आर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, टेंट, फ्राइटेंट। अब लास्ट वाले सिलेबल्स अनस्ट्रेस्ड हैं जो कि राइमिंग है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि राइमिंग हों बट उनका जो राइमिंग सिलेबल है जो कि सेम है, राइमिंग सिलेबल्स हैं, वो अनस्ट्रेस्ड हैं, तो उनको वीकेंड राइम या फिर अनएक्सेंटेड राइम का नाम दिया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज पैरा राइम। पैरा राइम इज द राइम in which two syllables have different vowel sounds with but identical penultimate and final consonantal grouping. Means कि जो जितने भी consonants यूज हो रहे हैं in that words वो सेम होंगे but the middle vowel sounds are different. For example, grand and grind. In these two words
द वावल साउंड इज डिफरेंट। इसमें ग्रैंड में ए साउंड यूज हो रहा है, ग्राइंड में आई साउंड यूज हो रहा है। तो जो वॉवल साउंड है इन दोनों वर्ड्स में, इन दोनों राइमिंग वर्ड्स में, वो डिफरेंट है, जबकि कॉन्सोनेंट्स हैं जो आइडेंटिकल जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। इनिशियल कॉन्सोनेंट्स अगर हम देखें और जो लास्ट कॉन्सोनेंट्स हैं, फाइनल कॉन्सोनेंट्स हैं, ये दोनों कॉन्सोनेंट्स की जो ग्रुपिंग है वो सेम है, ग्रैंड में भी और ग्राइंड में भी। सो दिस टाइप ऑफ राइम इज कॉल्ड पैरा राइम, जिसमें जो वॉवल साउंड है वो डिफरेंट होती है और जो कॉन्सोनेंट ग्रुपिंग होती है इनिशियल और फाइनल जो कॉन्सोनेंट ग्रुपिंग होती है वो सेम होती है। सो दिस टाइप ऑफ राइम इज कॉल्ड पैरा राइम। Then the next type is true rhymes. True rhyme is a form of rhyme between two words or phrases satisfying the following conditions. कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो किया जाता है ट्रू राइम में. The first one is the stress vowel sound in both words must be identical as well as any subsequent sounds. जो vowel sound है stressed होता है vowel sound in both words, जो भी दो rhyming words हैं वो एक जैसे होते हैं vowel sounds, और उसकी जो subsequent sounds होती हैं, subsequent sounds mean जो उसके बाद वाली sounds होती हैं वो भी सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इन स्काई एंड हाई. अब स्काई एंड हाई में वॉवल साउंड लास्ट वाला साउंड है. आई इज द वॉवल साउंड इन स्काई एंड हाई. आई डिफ्थोंग्स हैं, तो दोनों साउंड्स सेम हैं, लास्ट में वॉवल्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सब्सिक्वेंट साउंड नहीं है. तो इस एग्जाम्पल में जो लास्ट वॉवल साउंड्स हैं वो सेम है. In the next example, skylight and highlight. अब यहाँ पर जो vowel sounds हैं that are similar और इनके जो subsequent sounds हैं that are also similar. So this type of rhyme is called true rhyme. And the onset of the stressed syllable in the words must differ. For example, bean and green. जो onset होता है, onset क्या होता है? syllable structure में onset का जो term है वो use किया जाता है. onset और कोडा, ये जो टर्म्स हैं सिलेबल स्ट्रक्चर में यूज होती हैं. सो ऑनसेट जो होता है वो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होता है एक सिलेबल में. सिलेबल स्ट्रक्चर में हमने बात की स्ट्रक्चर क्या होता है सिलेबल का, दैट इज CVC. तो जो पहला कॉन्सोनेंट साउंड होता है एक सिलेबल का, वॉवल से पहले वाला, एक वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट होता है, एक वॉवल से पहले कॉन्सोनेंट होता है. तो वॉवल के पहले वाला जो कॉन्सोनेंट है दैट इज कॉल्ड ऑनसेट, और जो ऑनसेट होता है स्ट्रेस सिलेबल में वो डिफरेंट होता है. ऊपर वाले जो कंडीशन थी उसमें था कि वॉवल के बाद वाला साउंड आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा, लेकिन वॉवल से पहले वाला जो साउंड है वो डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल बीन एंड ग्रीन. अब बीन में वॉवल साउंड के बाद ना साउंड यूज हो रहा है. अच्छा, वॉवल साउंड क्या है? ई साउंड है. बीन में भी ई साउंड है, ग्रीन में भी ई साउंड है. ई के बाद जो साउंड यूज हो रहा है दैट इज ना साउंड, दैट इज सिमिलर. ये जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में था कि जो बाद वाला साउंड होगा वो सिमिलर होगा और बीन एंड ग्रीन में सिमिलर साउंड है. बट द इनिशियल साउंड, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड दैट इज कॉल्ड ऑनसेट, दैट इज डिफरेंट इन दीज टू राइमिंग वर्ड्स. बीन में बा साउंड है, ग्रीन में गा साउंड है, एंड ये दोनों साउंड्स डिफरेंट है. सो स्ट्रेस सिलेबल में मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं, तो इनमें जो एक ही सिलेबल है, तो वॉवल से पहले वाला जो ऑनसेट है कॉन्सोनेंट साउंड है दैट इज डिफरेंट. सो दिस टाइप ऑफ राइम इज कॉल्ड ट्रू राइम. ट्रू राइम को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: मैस्कुलिन राइम्स, फेमिनिन राइम एंड ट्राइसिलेबिक राइम. ये 3 सब टाइप्स हैं ट्रू राइम की. फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन राइम. Masculine rhyme is a rhyme in which the two words end with the same vowel consonant combination. जैसे कि अभी हमने ऊपर true rhyme में देखा कि vowel और उसके बाद जो आने वाली sounds हैं, consonant sound, vowel और consonant का जो combination होता है BC, जो combination है वो similar होता है. For example, claims, flames. In these two words, these are the rhyming words. अब इन दो words में
जो वॉवल साउंड है ए वॉवल साउंड है इन क्लेम और फ्लेम, और जो बाद में कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रही हैं, माँ है, जा है, फ्लेम्स में माँ, जा आर द कॉन्सोनेंट्स, फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट आर आल्सो सिमिलर। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट सिमिलर साउंड्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है सिमिलर कॉम्बिनेशन, दैट इज नोन एज masculine rhyme. Then in the next example, rare and despair, vowel and consonant sounds are similar. Then here is another example from poetry, from the work The Angel That Presided Over My Birth, which is written by W. Blake. The lines are, the angel that presided over my birth, sad little creature, formed of joy and mirth, go love without the help of anything on earth. Birth, mirth, earth. These are the rhyming words जिसमें vowel sound same है और उसके बाद जो sounds आ रहे हैं consonant sounds हैं that are also similar. So this type of rhyming scheme is called masculine rhyme. Then the next type is feminine rhyme. Feminine rhyme is also called double rhyme. Double rhyming syllables use हो रहे होते हैं एक ही word में, in which two syllables rhyme. It is a rhyme between stressed syllables followed by one or more unstressed syllables. एक ही word में जो कि rhyming words हैं, एक ही वर्ड में दो सिलेबल्स यूज हो रहे होंगे. फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस सिलेबल होगा और सेकंड सिलेबल जो कि राइमिंग होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा. फॉर एग्जांपल, here is an example of resolution and independence written by William Wordsworth. The lines are, we poets in our youth began in gladness, but thereof come in the end despondency and madness. The rhyming words are gladness and madness. The stressed syllables are glad and mad. जो इससे नेक्स्ट जो सिलेबल है नेस, वो अनस्ट्रेस सिलेबल है. तो इन दोनों राइमिंग वर्ड्स में ग्लैड और मैड स्ट्रेस सिलेबल्स हैं और उनके बाद जो सेकंड सिलेबल है नेस वो अनस्ट्रेस है. तो दोनों सिलेबल्स राइमिंग सिलेबल्स होंगे, बट द फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस सिलेबल एंड द सेकंड सिलेबल इज अनस्ट्रेस सिलेबल. तो इस तरह का जो राइमिंग पैटर्न होता है उसको फेमिनिन राइम का नाम दिया जाता है. दो राइमिंग सिलेबल्स होते हैं विद इन अ वर्ड, फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस होता है, सेकंड सिलेबल अनस्ट्रेस होता है, तो उसको फेमिनिन राइम का नाम दिया जाता है. फॉर एग्जांपल ग्लैडनेस, मैडनेस. देन द नेक्स्ट टाइप इज ट्राइसिलेबिक राइम. ट्राइसिलेबिक राइम इज द राइम इन विच 3 सिलेबल्स राइम. 3 सिलेबल्स होते हैं और तीनों के तीनों सिलेबल्स में राइमिंग होती है, एक जैसे साउंड होते हैं. फॉर एग्जांपल पैटिनेट, लैटिनेट. पैटिनेट में 3 सिलेबल्स हैं, लैटिनेट में 3 सिलेबल्स हैं, तीनों राइमिंग है. फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इज डिफरेंट बट ऑल द अदर साउंड्स जो कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बाद आ रही हैं दैट आर सिमिलर. पैटिनेट में पा साउंड और लैटिनेट में ला साउंड जो कि डिफरेंट है, बाकी सारी साउंड सेम है. मीन्स के 3 सिलेबल्स यूज हो रहे हैं, तीनों में राइमिंग स्कीम है, तीनों राइमिंग है, तीनों में सिमिलर साउंड्स हैं. सो दिस टाइप ऑफ राइम इज कॉल्ड ट्राइसिलेबिक राइम. ट्राइसिलेबिक मीन्स 3 सिलेबिक वर्ड होगा और उसमें तीनों सिलेबल्स में राइम होगा. There is another example from The Bridge of Sighs that is written by Thomas Hood, and the lines are, take her up tenderly, lift her with care, fashioned so slenderly, young and so fair. अब इसमें केयर एंड फेयर भी राइमिंग है, बट हम 3 सिलेबल्स वाले वर्ड की बात करें, ट्राइसिलेबिक वर्ड्स की बात करें, तो वो टेंडरली और स्लेंडरली है, जिनमें 3 सिलेबल्स हैं और वो तीनों के तीनों सिलेबल राइम कर रहे हैं. टेंडरली, स्लेंडरली, ट्राइसिलेबिक वर्ड्स हैं और तीनों सिलेबल राइम कर रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ राइमिंग स्कीम इज कॉल्ड ट्राइसिलेबिक राइम. यहाँ तक जो हमने अभी डिस्कस किया है, दीज आर द टाइप्स ऑफ राइम. राइम क्या है? जहाँ पे साउंड्स का रेपिटेशन हो रहा होता है, एक वर्ड्स को, एक पोएटिक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम सिमिलर साउंड्स को यूज कर रहे होते हैं, तो वो राइम कहलाता है.
और राइम की डिफरेंट टाइप्स थी जिनको अभी हमने डिस्कस किया। फुल राइम है, एग्जैक्ट राइम है, ट्रू राइम है, आई राइम है, पैरा राइम है, स्लैंट राइम है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द राइम स्कीम। मीन्स के जो राइमिंग पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है विद इन अ पोइट्री, तो उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। राइम स्कीम क्या है? इट इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ राइम्स इन अ स्टैंजा और इन अ पोएम। राइम पोइट्री में यूज़ की जाती है तो उसको किस तरह से फॉर्मली अरेंज किया जाता है एक स्टैंजा में, या फिर जो भी वर्सेस विद इन अ पोएम यूज़ हो रही हैं उसमें किस तरह से अरेंज किया जाता है, उसको डिस्कस करेंगे कि 2 लाइन्स में अगर राइमिंग वर्ड्स हैं तो उसको क्या कहेंगे, 3 लाइन्स में राइमिंग वर्ड्स हैं तो वो क्या होंगे, तो उस हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। वो राइमिंग स्कीम होती है। द राइम स्कीम इज यूजुअली प्रेजेंटेड विद लोअर केस लेटर्स ऑफ द लैटिन अल्फाबेट एज A B A B B C B C C. For example, this is an example. Each different letter presenting a different rhyme. लोअर केस अल्फ़ाबेट्स के थ्रू इन राइम स्कीम्स को प्रेजेंट किया जाता है या फिर उनको शो किया जाता है राइमिंग स्कीम्स को। अगर आपने पोइट्री में ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है तो शायद आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो। क्या पढ़ा हुआ है इसको आपने, इस चीज़ को, राइम स्कीम को पोइट्री में या किसी और सब्जेक्ट में? हाँ मैम, डिटेल्ड में नहीं, लेकिन जस्ट एनालिसिस करते वक्त, जो क्रिटिकल एनालिसिस करते वक्त वो स्ट्रक्चर देखते वक्त पता होता है कि इसमें ये राइमिंग स्कीम आ रही है, तो थोड़ा बहुत हाउ नो है। चलिए, मतलब थोड़ा आइडिया है कि अगर ए बी 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 यूज़ हो रहा है तो वो किस हिसाब से यूज़ हो रहा है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी मैम, तो आपकी राइमिंग, यस, स्क्रीन नहीं मैम प्रेजेंट हो रही। कब से नहीं हो रही? मैम मुझे तो 10 मिनट हो गए, नहीं हो रही, 5-10 मिनट हुए अभी। कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, माइक ऑन करके बता दिया करें अगर कुछ ऐसा इश्यू होता है तो। जी मैंने कहा शायद मैम आपने बाद में करनी हो या नहीं, मैं वहीं से देख के पढ़ा रही हूँ। जी मैम। पता नहीं क्या इशू हुआ है, तो चलें मैं कर रही हूँ। अब शो हो रही है? हाँ जी। We were talking about rhyme scheme. अच्छा, जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, इससे पहले तक हमने राइम की टाइप्स पढ़ी हैं, उनकी समझ लग गई? बिकॉज जैसे आप बता रहे हो स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही थी, तो पता नहीं अब आपको क्लियरली समझ लग गई होगी उन चीज़ों की या नहीं। अगर उसमें से कुछ भी समझ नहीं लगा है टाइप्स ऑफ राइम्स में से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। रिपीट करूँ या ठीक है, समझ लग गई है? नो मैम, जब हम दोबारा रीड करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अगर एम्बिग्युइटी हुई तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे क्वेश्चन। चलें ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। राइम स्कीम को डिस्कस कर रहे थे। राइम स्कीम को प्रेजेंट किया जाता है लोअर केस लेटर्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, इन दिस लाइन ब्रैकेट में कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हो, लाइक ए बी ए बी। ये फर्स्ट 4 लेटर्स की एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक स्टैंजा 4 लाइन स्टैंजा है और उसमें ए बी राइम स्कीम यूज हो रहा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट लाइन में ए राइमिंग स्कीम है, सेकंड में बी राइमिंग वर्ड यूज हो रहा है, और जो थर्ड लाइन में यूज हो रहा है वो ए है, दैट इज सिमिलर टू फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में एक जैसा राइमिंग वर्ड यूज हो रहा है जिसको ए से प्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह से सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं राइमिंग, वो एक जैसे हैं, उनको बी का नाम दे दिया गया है। ठीक है, मतलब कि एक जैसे राइमिंग वर्ड के लिए एक अल्फाबेट चूज किया जाता है और उसको उसी के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। सो ये राइमिंग स्कीम को प्रेजेंट करने का एक मेथड है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ राइम स्कीम। फर्स्ट वन इज कपलेट्स, सेकंड वन इज ट्रिपल राइम्स, थर्ड वन इज क्रॉस और अल्टरनेट राइम्स, एंड फोर्थ वन इज फ्रेमिंग और रिंग राइम्स। इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज कपलेट्स। When the last words of 2 successive lines are rhymed, this is marked as double A और AA। जब 2 लाइन्स में सक्सेसिव मतलब एक के बाद जो दूसरी लाइन आती है, एक सीक्वेंस के साथ 2 लाइन्स इकट्ठी यूज हो रही होती हैं, दो लाइन्स आर सक्सेसिव लाइन्स, उनमें जो राइम है उसको ए के साथ प्रेजेंट किया जाता है।
A couplet rhyme is a two-line stanza. Couplet rhyme में two-line stanzas होते हैं. The rhymes following the rhyme scheme A, B, B, C, C, D, D और इसी तरह से आगे. अगर ज़्यादा lines हैं within a poem और जिस भी तरह की poetry है उसमें जितने भी stanzas हैं वो उसी तरह से उसको present किया जाता है और two-line stanza होता है. Means कि उसमें dual rhyming scheme use की जा रही होती है. So here is a poetic example from the work The Passing Love, which is written by Langston Hughes. The lines are, because you are to me a song, I must not sing you over long. These are two lines of a stanza जिसमें rhyming words use हो रहे हैं song and long. These are two rhyming words और ये two line stanza है. इसमें dual rhyming scheme use हो रही है जिसको A से प्रेजेंट किया जाता है. अब इसमें सॉन्ग और लॉन्ग एक जैसे राइमिंग वर्ड हैं तो उसको ए का नाम दिया जाता है. इन नेक्स्ट टू लाइन्स, बिकॉज यू आर टू मी अ प्रेयर, आई कैन नॉट से यू एवरीवेयर. प्रेयर एंड एवरीवेयर आर अदर राइमिंग वर्ड्स जिसको बी से प्रेजेंट किया जाएगा. एंड द लास्ट टू लाइन्स आर, बिकॉज यू आर टू मी अ रोज, you will not stay when summer goes. Rose and goes are अदर राइमिंग वर्ड्स जिसको सी से प्रेजेंट किया जाता है. अब तीनों स्टैंजाज में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका राइमिंग स्कीम डिफरेंट है. डुअल राइमिंग स्कीम है. दो का राइमिंग स्कीम अलग से है. सॉन्ग लॉन्ग अलग राइमिंग स्कीम, प्रेयर एवरीवेयर अलग राइमिंग स्कीम है, रोज गोज अलग राइमिंग स्कीम है. तो पहले स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज हुआ है उसको ए से प्रेजेंट किया जा रहा है. सेकेंड लाइन में जो राइमिंग साउंड्स हैं उनको बी से प्रेजेंट किया जा रहा है और लास्ट टू लाइंस में जो राइमिंग स्कीम है उसको सी से किया जा रहा है. अगर सॉन्ग लॉन्ग से रिलेटेड अगली लाइंस में वर्ड होते तो उनको ए से किया जाता क्योंकि वो ए से सिमिलर होते. बट यहाँ पे दो सिमिलर साउंड्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, तो उनको अलग अलग से उनको नेम किया गया है अल्फ़ाबेट्स के थ्रू. सो दिस टाइप ऑफ राइम स्कीम इज कॉल्ड कपलेट्स, जो कि दो लाइन स्टैंजा में होती है. डुअल राइमिंग स्कीम होती है, मीन्स के दो लाइंस में एक जैसी राइम होती है, बाकी लाइंस में उस जैसी राइम नहीं होती है. तो इस वजह से इसको डुअल राइम स्कीम का नाम भी दिया जाता है. एंड दिस टाइप ऑफ राइम स्कीम इज कॉल्ड कपलेट्स. Then second time is triplet. Triplet is a set of three lines in a stanza that share the same end rhyme. For example, A, B, C, D. इसी तरह से जितनी भी लाइन्स हैं, जितने भी स्टैंजा हैं इन अ पोएम, उनको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है. सो ट्रिपलेट ऐसा राइमिंग स्कीम जो थ्री लाइन स्टैंजा में यूज़ किया जाता है. मतलब 3 लाइन्स का स्टैंजा होता है और उसमें एक जैसा राइमिंग स्कीम होता है. And here is a poetic example from Counting Out Rhyme, which is written by Edna St. Vincent Millay. And the lines are, silver bark of beech and sallow, bark of yellow beech and yellow, twig of willow, sallow, yellow, willow. These are the rhyming words. और 3 लाइन स्टैंजा है, 3 वर्सेस हैं स्टैंजा में और उनमें लास्ट में सेम राइमिंग स्कीम यूज हो रही है जिसको ए का नाम देंगे. मीन्स कि ये तीनों एक जैसे राइमिंग वर्ड्स हैं और तीनों को ए के साथ एसोसिएट किया जाएगा. देन इन द नेक्स्ट स्टैंजा the lines are, a stripe of green in moosewood maple, color seen in leaf of apple, bark of popple. Maple, apple, popple are the rhyming words जिसको बी के साथ एसोसिएट किया जाएगा. मीन्स कि ये एक जैसे राइमिंग वर्ड्स हैं, इनको बी लेटर के साथ प्रेजेंट किया जाएगा. तो इन द फर्स्ट 3 लाइन्स जो राइमिंग स्कीम है वो ए के थ्रू प्रेजेंट हो रही है. नेक्स्ट 3 लाइन्स में बी के थ्रू प्रेजेंट हो रही है. इसी तरह से जो नेक्स्ट 3 लाइन्स होंगी उसमें और तरह के राइमिंग वर्ड्स होंगे, उनको सी के साथ किया जाएगा. उससे 3 अगर नेक्स्ट स्टैंजा है कोई 3 लाइन्स का, उसका राइमिंग स्कीम डी कहलाएगा. इसी तरह से जितनी भी लॉन्ग पोएम है इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के थ्रू उनको डिफाइन किया जाएगा. सो ट्रिपलेट क्या है? 3 लाइन स्टैंजाज होते हैं और जो 3 लाइन स्टैंजा होता है, एक स्टैंजा में एक जैसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उनको अल्फ़ाबेट्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है और उसको ए बी सी मीन्स के ट्रिपल अल्फ़ाबेट्स के थ्रू उनको डिफाइन किया जा रहा होता है. सो दिस टाइप ऑफ राइमिंग स्कीम इज कॉल्ड ट्रिपलेट. Then the next type of rhyme scheme is called alternate rhyme. In an alternate rhyme, the first and third lines rhyme at the end
and the second and fourth lines rhyme at the end following the pattern A B for each stanza. This rhyme scheme is used for poems with 4 line stanzas. ऑल्टरनेट राइम जो पोएम है वो 4 लाइन स्टेंजाज होती है बिकॉज इसका राइमिंग स्कीम होता ही इस तरह से है कि वो 4 लाइन्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में एक जैसे वर्ड्स होंगे, सिमिलर राइमिंग वर्ड्स होंगे, और जो सेकंड वर्स है और जो फोर्थ वर्स है उसमें एक जैसे राइमिंग वर्ड्स होंगे, और इसको ए बी का नाम दिया जाता है बिकॉज फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में एक जैसा है राइमिंग वर्ड, तो उसको ए, और फिर जो सेकंड है वो मैच नहीं हो रहा तो थर्ड वाला मैच हो रहा है तो उसको ए का नाम दिया जाता है। Here is an example from A Psalm of Life, which is written by Henry Wadsworth Longfellow. The lines are, "Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead at slumbers, and things are not what they seem." In this stanza, the last rhyming words are numbers, dream, slumbers, seem. First and third line में similar words हैं, second and fourth line में similar words हैं, numbers and slumbers, dream and seem. तो इसको हम किस तरह से इसको स्कीम को नेम करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, इसको ए बी के हिसाब से इसको हम प्रेजेंट करेंगे बिकॉज ए नंबर्स और जो थर्ड लाइन में स्लम्बर्स दैट आर सेम एंड ड्रीम एंड सीम आर सेम, तो ए बी इसका राइम स्कीम होगा। देन द फोर्थ टाइप इज framing or ring rhymes. Framing or ring rhymes is the rhyme scheme in which the first and fourth lines and the second and third lines rhyme with each other, and that is called A B A। एक रिंग बन रहा होता है कि फर्स्ट और लास्ट वाला राइम स्कीम एक जैसा है, मीन्स के राइमिंग वर्ड्स एक जैसे हैं, और जो मिडल वाले राइमिंग वर्ड्स हैं वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो इस टाइप का जो राइम स्कीम होता है उसको फ्रेमिंग और रिंग राइम्स का नाम दिया जाता है। एंड हियर इज एन एग्जांपल फ्रॉम सिम्फनी इन येलो व्हिच इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, एंड द लाइन्स आर, एन omnibus across a bridge crawls like a yellow butterfly, and here and there are passerby, shows like a little restless midge. In this first stanza, अच्छा ये भी जो फ्रेमिंग और रिंग राइम्स होती हैं ये 4 लाइन स्टेंजाज में होती हैं। मस्ट है कि यहाँ पर 4 लाइन स्टेंजा हो, अगर 2 लाइन है तो नहीं होगी फ्रेमिंग और रिंग राइम भी नहीं होगी, अगर 3 लाइन्स है तो भी फ्रेमिंग और रिंग राइम नहीं होगी। 4 लाइन स्टेंजा का होना ज़रूरी है फ्रेमिंग और रिंग राइम में। तो 4 लाइन स्टेंजा है ये, जहाँ पर फर्स्ट और लास्ट लाइन में राइमिंग वर्ड्स हैं दैट आर ब्रिज एंड मिच, एंड middle lines में butterfly and passerby are the rhyming words. So this type of scheme is called A. And in the next stanza, here are also the rhyming scheme A. First line और last line में rhyming words हैं hey and hoe, that are rhyming words, and in the middle lines woof and scurf are the similar words. So this type of rhyme scheme is associated with A, and this is called framing rhyme or ring rhyme. So these are the 4 type of rhyming schemes. First one था 2 lines stanza होता है, उसको A, B, C के हिसाब से उसको डिफाइन किया जाता है। second type is triplet, उसमें 3 लाइन स्टेंजा होता है, उसको A, B एंड C के हिसाब से उसको डिफाइन किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज ऑल्टरनेट राइम, जिसमें 4 लाइन स्टेंजा होता है और उसका राइम स्कीम होता है A B। एंड द लास्ट वन इज फ्रेमिंग एंड रिंग राइम, जिसमें एक रिंग बन रहा होता है, फर्स्ट और लास्ट जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो एक से होते हैं और मिडल वाले एक जैसे होते हैं, जिसको A का नाम दिया जाता है। So these are the 4 type of rhyming schemes. तो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है that is all about rhyme. स्टार्ट में हमने देखा कि वर्सिफिकेशन, हम वर्सिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन में हम फोनोलॉजिकल लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें जो साउंड पैटर्न्स होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्सिफिकेशन।
इंस्ट्रूमेंटेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम वर्सिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। वर्सिफिकेशन के दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, राइम एंड रिदम। राइम को हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया राइम है। राइम की डिफरेंट टाइप्स को देखा और राइम स्कीम कितनी तरह का होता है उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम रिदम को डिस्कस करेंगे। रिदम क्या होता है? रिदम इज द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन अ लाइन और वर्ड्स। एक लाइन में स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको वर्ड्स का नाम दिया जाता है। एक लाइन में या एक पोएटिक वर्ड्स में भी हो सकता है। जो रिदम है वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पैटर्न को कहा जाता है। इस तरह से स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल को अरेंज किया गया है विद इन अ सेंटेंस और वर्ड्स, वो राइम कहलाता है। The rhythmic pattern of a poetic line in poetry can be identified by meter. मीटर का नाम दिया जाता है इस रिदमिक पैटर्न को, जो कि पोएटिक लाइंस में, पोइट्री में होती हैं। Metrical patterning refers to the way in which poetic lines are organized into weak or unstressed and strong or stressed syllables. इस तरह से मेट्रिकल पैटर्न्स मीन कि वीक सिलेबल होगा, देन स्ट्रॉन्ग सिलेबल होगा। अनस्ट्रेस सिलेबल को वीक सिलेबल का नाम दिया जाता है एंड स्ट्रेस सिलेबल को स्ट्रॉन्ग सिलेबल भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है, जो पैटर्न होता है सिलेबल्स का विद इन अ लाइन और विद इन अ वर्स, पोएटिक लाइंस, उसको हम रिदम कहते हैं। मीटर का नाम भी उसको पोइट्री में दिया जाता है। देन फुट, द बेसिक यूनिट ऑफ रिदम इज नोन एज फुट। रिदम का जो बेसिक यूनिट है उसको फुट का नाम दिया जाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स द फुट इज रिपीटेड गिव्स द मीटर इट्स नेम। जितनी भी दफ़ा फुट रिपीट हो रहा है एक लाइन में उसको मीटर का नाम दिया जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल होता है, देन अनस्ट्रेस, देन स्ट्रेस, देन अनस्ट्रेस। इस तरह का जो पैटर्न है उसको मीटर कहा जाता है और वो बेसिक यूनिट्स होते हैं रिदम के, उसको फुट का नाम भी दिया जाता है। Feet are the units that allow us to describe stress patterns. In each foot, one of the syllable is more prominent or stronger than the other syllable, and it is called the strong syllable. जो स्ट्रेस सिलेबल होगा उसको स्ट्रॉन्ग सिलेबल का नाम दिया जाता है और वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है रादर देन वीक सिलेबल और रादर देन अनस्ट्रेस सिलेबल। तो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, जिस बोलने में जब आप बोलते हो एक सेंटेंस को, तो आपको जब आप ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहे होते हो एक सिलेबल को, किसी वर्ड को, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स होते हैं, और ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स कहलाते हैं। एंड जो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं उनको वीक सिलेबल या फिर अनस्ट्रेस सिलेबल का नाम दिया जाता है। Then types of foot, there are 4 main types of foot. The first one is trochee, second one is iambus, third one is dactyl, fourth one is anapest. These are the 4 types of foot or rhythm. Then there is a note. Bold letters denote a stress syllable and unbold letters denote an unstressed syllable. Next जो examples होंगी, previous भी ऐसी है, जो वहाँ पे तो हम राइम की बात कर रहे थे, उसी हिसाब से मैंने बोल्ड किए हुए थे लेटर्स। यहाँ पर जो बोल्ड होंगे वो स्ट्रेस सिलेबल्स होंगे और जो अनबोल्ड होंगे वो अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हम देखेंगे उनमें। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ फुट इज trochee. Trochee is a metrical foot consisting of one stress syllable followed by one unstressed syllable. ऐसे वर्ड्स जिसमें जो मेट्रिकल वर्सेस होते हैं या मैट्रिकल स्कीम होता है, पैटर्न होता है, वो इस तरह से होता है कि पहला स्ट्रेस सिलेबल होगा और उसके बाद वाला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड होगा। विद इन अ वर्ड और विद इन अ लाइन उसकी जो एक पैटर्न होगा रिदम का, वो पहली स्ट्रेस सिलेबल, देन अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड। इस तरह से एक पैटर्न बना हुआ होगा। Examples देखते हैं। The first example is based on the individual words, the separate words. The first one is alter. Alter में first syllable जो है all, that is stressed, ter is unstressed. And in the next word, bridesmaid, brides is a stress syllable, that is bold, and maid is unstressed syllable. And similarly in the next word, highway, high is
stressed syllable and way is unstressed syllable. So these are the examples of trochee जिसमें पहले stressed syllable है और फिर उसके बाद unstressed syllable है. Here is another example from poetry which is taken from The Tiger written by William Blake. The lines are tiger, tiger, burning bright. In this work, the first line contains trochee rhyme scheme, जिसमें rhythm, trochee rhythm, जिसमें सबसे पहला जो वर्ड है that is tiger. Tiger में tie is stress syllable, g is unstressed syllable. Similarly, next word उसी से similar है, tiger है, वही वर्ड रिपीट हो रहा है, उसमें भी tie is stress and g is unstressed, then burning, b is stressed and ing is unstressed, then bright is stressed. So इस लाइन में जो रिदम है वो इस तरह से है कि पहले स्ट्रेस सिलेबल है, देन अनस्ट्रेस्ड है, देन स्ट्रेस्ड है, देन अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड. इस तरह से इसका एक मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है. सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज इसी तरह से आ रही है? बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम. जिनको इशू आ रहा है वो क्लास को रीज्वाइन करके देखें. हो सकता है आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, तो एक दफ़ा क्लास को रीज्वाइन करके देखें. ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रॉकी रिदम पैटर्न, जिसमें पहले स्ट्रेस लेवल होता है, देन अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड. इसी तरह से एक पूरी लाइन में एक राइम रिदम स्कीम होता है, रिदमिक पैटर्न होता है. दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड ट्रॉकी. Then second one is iambus. Iambus is a metrical foot consisting of one unstressed syllable followed by one stressed syllable. अब ये opposite है previous one से, जिसमें previous one में हमने देखा कि पहले stressed syllable है और फिर unstressed है. यहाँ पर iambus में उसके opposite है, पहले unstressed होगा और फिर stressed syllable होगा. So let's look at the examples. कुछ वर्ड्स हैं फर्स्ट एग्जांपल में, लाइक बिगिन, अगेन, अलाइव. अब पहला जो सिलेबल है इन वर्ड्स का वो अनस्ट्रेस्ड है. लाइक इन बिगिन, बे इज अनस्ट्रेस्ड एंड गेन एंड स्ट्रेस्ड. देन इन अगेन, अ इज अनस्ट्रेस्ड एंड गेन इज स्ट्रेस्ड. अलाइव में अ इज अनस्ट्रेस्ड एंड लाइव इज स्ट्रेस्ड. सो दीज वर्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ iambus, जिसमें रिदमिक पैटर्न इस तरह से है कि पहले अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड लेवल है. देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम एलिजी रिटन इन अ कंट्री churchyard, which is written by Thomas Gray, and the lines are the curfew tolls the knell of parting day. In this line, the first word the is unstressed, then next word have two syllables, जिसमें first syllable जो है क, that is stress syllable. Ma'am, stressed. Yes. जी ज़ैनब. Am I audible to all of you? Yes मैम. Okay, we were talking about the example of iambus metrical foot, जिसमें फर्स्ट लाइन को हम देख रहे थे, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. इसमें जो द वर्ड है दैट इज अनस्ट्रेस्ड, क इज स्ट्रेस्ड, फ्यू इज अनस्ट्रेस्ड, टोल्स इज स्ट्रेस्ड, द इज अगेन अनस्ट्रेस्ड, नेल इज स्ट्रेस्ड, ऑफ इज अनस्ट्रेस्ड, पा इज स्ट्रेस्ड, ing is unstressed and day is stressed. So this type of pattern is called iambus metrical foot or iambus metrical pattern, कि जिसमें पहले unstressed है और उसके बाद
स्ट्रेस सिलेबल है, फिर चाहे एक वर्ड में 2 सिलेबल हो, 3 हो, उसका जो पैटर्न है वो इस तरह से होगा कि एक स्ट्रेस सिलेबल है और एक अनस्ट्रेस सिलेबल है और फिर उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल है। तो इस टाइप का जो पैटर्न होता है उसको एम्बस मेट्रिकल फुट का नाम दिया जाता है। Then third one is dactyl. Dactyl is a metrical foot consisting of a stressed syllable followed by 2 unstressed syllables. ऐसा metrical पैटर्न होता है जिसमें एक स्ट्रेस सिलेबल होता है और उसके बाद 2 अनस्ट्रेस सिलेबल आ रहे होते हैं. And let's look at the example which is from the charge of the light brigade, which is written by Alfred Lord Tennyson. And the lines are half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death rode the 600. Forward the light brigade, charge of the guns, he said. Into the valley of death rode the 600. So in all these lines, जो metrical foot use हो रहा है वो dactyl है, means कि एक stress syllable है, उसके बाद जो दूसरा सिलेबल है दैट इज अनस्ट्रेस्ड. अब फर्स्ट लाइन में देखें जो अच्छा इस पूरे एग्जांपल में मैंने जो बोल्ड किए हुए हैं वर्ड्स वो स्ट्रेस्ड हैं और अनबोल्ड अनस्ट्रेस्ड. अब फर्स्ट लाइन में हाफ इज स्ट्रेस्ड और उसके बाद जो 2 सिलेबल्स आ रहे हैं आ एंड लीक हैव 1 सिलेबल. द वर्ड लीक हैव 1 सिलेबल. तो आ इज अनस्ट्रेस्ड, leak is unstressed. Then again stress syllable है और उसके बाद फिर से 2 unstressed हैं. In the next line stress syllable, then again 2 unstressed syllable, फिर on word on stressed है और उसके बाद जो syllable है वो unstressed है. Then in the next line all is stressed, in the is unstressed. वैली में 2 सिलेबल हैं. वेल पहले वाला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है एंड सेकंड सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड एंड उसके बाद ऑफ अनस्ट्रेस्ड है. अब यहाँ पर 2 सिलेबल्स की बात हो रही है, 2 वर्ड्स की बात नहीं हो रही. तो 2 सिलेबल यहाँ पर अनस्ट्रेस्ड हो गए. देन अगेन स्ट्रेस सिलेबल है दैट इज टैप. इसी तरह से बाकी सारी लाइंस में भी इसको आप लोग देख लीजिएगा. बोल्ड मैंने कर दिए हैं. तो जो बोल्ड हैं वो स्ट्रेस सिलेबल्स हैं और उनके बाद जो 2 सिलेबल्स उनके बाद आ रहे हैं जो उनके सक्सेसिव सिलेबल्स हैं वो अनस्ट्रेस्ड हैं. So this type of metric verses or metric foot is called dactyl. Then the last one is anapest. Anapest is a metrical foot consisting of 2 short or unstressed syllables followed by 1 long or stressed syllable. एनापेस्ट ऐसा मेट्रिकल फुट होता है जिसमें 2 अनस्ट्रेस्ड या फिर शॉर्ट सिलेबल्स हों और एक लॉन्ग या स्ट्रेस सिलेबल हो. फॉर एग्जाम्पल here is an example from The Winter which is written by Richard Wilbur. And the lines are in her room at the top of the house where light breaks and the windows are closed. In these lines I also bold the words that are stressed. फर्स्ट लाइन में देखें इन इज अनस्ट्रेस्ड, हर इज अनस्ट्रेस्ड एंड रूम दैट इज लॉन्ग सिलेबल और लॉन्ग साउंड में भी यूज हो रहा होता है. उसमें मीन्स कि बेसिकली वो स्ट्रेस सिलेबल होता है. So room is stress syllable here, and the next 2 words or 2 syllables, add and the. These 2 syllables are unstressed. Then pro is stressed. The next 2 syllables of and the are unstressed. And house is stressed. The next line where light are unstressed and breaks are stressed and the are unstressed. And the next syllable in the word windows, win is stressed and doors is unstressed. And the second syllable after win 2 syllable जो हो रहे हैं doors is unstressed and are is unstressed. Then the next syllable is toast is stressed. So ऐसा पैटर्न जिसमें एक 2 अनस्ट्रेस सिलेबल हो और उसके बाद एक स्ट्रेस सिलेबल हो. तो इस तरह का जो पैटर्न होगा, जो इस तरह का मेट्रिकल फुट होगा या फिर रिदम होगा, उसको एनापेस्ट का नाम दिया जाता है. सो दीज आर द 4 रिदमिक पैटर्न्स. अगेन आई एम रिपीटिंग these 4 type of patterns. First one is trochee.
जिसमें पहले स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। 2 सिलेबल होंगे बेसिकली, एक के बाद एक स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड। इस टाइप का जो पैटर्न होगा उसको ट्रॉकी कहेंगे। सेकेंड टाइप इज आइम्बस, जिसमें पहले अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड, 2 सिलेबल पर फोकस होता है और वही रेपिटेशन हो रही होती है उनकी। देन डेक्टल, डेक्टल में स्ट्रेस सिलेबल पहले और फिर 2 अनस्ट्रेस्ड, मीन की 3 सिलेबल का एक स्कीम होता है। पहले स्ट्रेस्ड, फिर 2 अनस्ट्रेस्ड, फिर एक स्ट्रेस्ड, फिर 2 अनस्ट्रेस्ड, इस तरह से होता है विद एन अ लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि सेकंड लाइन में देखें, जहाँ पे लाइन एंड हो गई है तो वहाँ पे वो पैटर्न भी खत्म हो जाएगा। अब इस लाइन में, सेकंड लाइन में देखें, पहला वर्ड जो है, सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड है, फिर 2 अनस्ट्रेस्ड है, फिर एक स्ट्रेस्ड है, देन फिर एक अनस्ट्रेस्ड है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये स्कीम यहीं पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट टाइम पे इस चीज को अप्लाई नहीं करना, वो अलग से स्टार्ट होगा, स्ट्रेस लेवल से स्टार्ट होगी नेक्स्ट टाइम। तो ये जो पैटर्न है डेक्टल कहा जाता है इसको। देन द लास्ट वन वाज एनापेस्ट, जिसमें 2 अनस्ट्रेस्ड होंगे सिलेबल्स और फिर एक स्ट्रेस होगा। इसमें भी 3 सिलेबल्स का एक स्कीम होता है, जिसमें हम 3 सिलेबल्स के बाद अगेन उसी स्कीम को अप्लाई कर रहे होते हैं। 2 अनस्ट्रेस्ड और फिर एक स्ट्रेस सिलेबल होता है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही होगा। अगर यहाँ पर 2 अनस्ट्रेस्ड पे खत्म हो रही है बात और आगे कोई स्ट्रेस सिलेबल नहीं है, तो उस चीज को यहीं पे इसी लाइन पे खत्म करके अगली लाइंस में अगेन पहले 2 अनस्ट्रेस को देखेंगे सिलेबल्स को और फिर स्ट्रेस सिलेबल आएगा। तो इस तरह का जो राइमिंग रिदमिक पैटर्न होता है उसको एनाफेस्ट का नाम दिया जाता है। सो दीज आर द 4 रिदमिक पैटर्न्स ऑफ रिदम और फुट, जिसको पोइट्री में मीटर का नाम दिया जाता है। So this is all about today's lecture.